हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम बार में। आज 22 मई है और आज के करंट अफेयर में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनके बारे में हमको डिटेल में जानना है। सबसे पहले चलिए उनको देख लेते हैं ताकि आपको पता हो कि अगर आप चैनल पे हमारे पहली बार आ रहे हैं तो आने आने वाले जो 15 से 20 मिनट हैं वो आपके एग्जाम के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। हम आज बात करेंगे मणिपुर पोनी के बारे में। और ये जो मणिपुर पोनी टॉपिक है ना, ये हमारा ज्योग्राफी प्लस एनवायरमेंट दोनों पोर्शन एग्जामिनेशन हॉल में कवर कर सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे आइबेरियन लिंक्स के बारे में। ये एक जानवर है, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था इसके बारे में डिटेल में जानेंगे और ये हमारा एनवायरमेंट का पोर्शन कवर करेगा। फिर हम बात करेंगे R21 मैट्रिक्स के बारे में। ये एक मलेरिया की दवाई है, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था इसके बारे में जानेंगे। साइंस एंड टेक का पोर्शन कवर करेगा। उसके बाद हम बात करेंगे सिडबी। सिडबी ये न्यूज में क्यों बना हुआ था इसके बारे में तो जानेंगे ही, और ये हमारे एग्जाम के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका मुख्यालय जो है वो यूपी के राजधानी लखनऊ में स्थित है, तो इसके बारे में बात करेंगे। और ये आपका जो है मिसलेनियस का टॉपिक कवर करेगा एग्जामिनेशन हॉल में। फिर हम बात करेंगे स्कारबोरो शोल के बारे में कि ये क्या है, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था, और ये भी हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन कवर करेगा, तो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम फिर बात करेंगे पिग बचरिंग स्कैम। ये स्कैम क्या है, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था इसके बारे में जानेंगे। ये भी हमारा मिसलेनियस का टॉपिक कवर करेगा एग्जामिनेशन हॉल में। और अंत में बात करेंगे विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट 2024 के बारे में। यहां से कौन कौन से फैक्ट निकल के आए हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में जानेंगे। तो टॉपिक सारे इंपॉर्टेंट हैं, अंत तक जरूर बने रहिएगा। और आज दोस्तों 22 मई है, तो 22 मई को हम लोग जो है अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बता दें कि 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जैव विविधता के मुद्दों पर समझ और जागरूकता बढ़ाने हेतु 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में घोषित किया था। और थीम पूछता है तो आप थीम याद रखेंगे कि इस साल की जो थीम है वो है बी पार्ट ऑफ द प्लेनेट। ये जो है वर्ष 2024 की थीम है, इसको आपको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। तो जैसा कि ये आपका जो अंटार्कटिक संधि परामर्श दात्री बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति, ये कई बार आ चुका है करंट अफेयर में, लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसका आयोजन जो है वो कोच्चि में किया जाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक तो इन्होंने ये निर्णय लिया कि इस मीटिंग में ये जो है अंटार्कटिक में भारत का तीसरा अनुसंधान जो है केंद्र वो बनाने का निर्णय लिया है, और साथ ही अंटार्कटिका में पर्यटन को विनियमित करने पर पहली बार केंद्रित चर्चा को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण निभाने के लिए भारत जो है वो तैयार है। तो ये कल की न्यूज थी, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, पुरातत्वविदों ने मैंगलोर शहर में बोलूर पन्ने कोटदा बब्बू स्वामी मंदिर के पास एक प्राकृतिक पत्थर की चट्टान पर मानव पैरों के निशान के रूप में रॉक कला का पहला साक्ष्य खोजा है। पैरों के निशान संभवतः पहली और दूसरी शताब्दी ईस्वी में बनाए गए होंगे। तो यहां से जो आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट निकालना है वो ये निकालना है कि कोटेदा बब्बू स्वामी मंदिर ये कहां पे है, ये आपका मंगलूर में स्थित है जो कि कर्नाटक में पड़ता है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि आजकल क्या है कि देखिए चुनाव चल रहा है, तो नेता जो लोग हैं, नेता लोग, प्रधानमंत्री लोग और विपक्ष की पार्टियां ये जो है मंदिर मंदिर बहुत ज्यादा घूम रही हैं। अभी तक जो है कुल आपके 5 चरण हो चुके हैं। आपने देखा होगा कि विभिन्न मंदिरों में वो जा रहे हैं। तो हो सकता हो कि एग्जामिनर जो है लिस्ट 1 लिस्ट 2 करके कोई क्वेश्चन बना दे और उसमें एक साइड में मंदिर और दूसरे साइड में संबंधित राज्य या शहर का नाम डाल दे। तो आपको ध्यान रखना होगा कि कोटदा बब्बू स्वामी मंदिर कहां है, ये मंगलूर में है जो कि कर्नाटक में आता है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। निकहत जरीन और मीनाक्षी ने कजाकिस्तान के अस्ताना में तीसरे एलोडा कप 2024 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। तो स्वर्ण पदक के साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि एलोडा कप 2024 का आयोजन कहां पे किया गया था, कजाकिस्तान में किया गया था, जो कि बॉक्सिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट पॉइंट है, एशियाई चैंपियनशिप की पदक विजेता आभा खटुआ ने भुवनेश्वर में राष्ट्रीय फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 18.41 मीटर के प्रभावशाली थ्रो के साथ महिलाओं के शॉट पुट में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो आभा खटुआ का नाम आप लोग ध्यान रखे रहिएगा और इनका संबंध जो है वो शॉट पुट से है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम एलिस मुनरो के बारे में। ये जो है एक नोबेल विजेता हैं और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है।
तो ये जानना आपके लिए जरूरी होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बता दें कि ये कनाडाई लेखिका एलिस मुनरो का जो है 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने वर्ष 2013 में नोबेल पुरस्कार जीता और नोबेल समिति ने उन्हें समसामयिक लघु कथा की मास्टर के रूप में सम्मानित किया था। उनकी जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं उनमें डांस ऑफ द हैप्पी सेट्स, लाइफ ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन और डियर लाइफ शामिल हैं। इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये रहा वन लाइनर। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं डिटेल में कि मणिपुर पोनी ये क्या है, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज ये है, देखिए ये मणिपुर पोनी जो है एक जानवर है वहां का, ठीक है, और जो कि धीरे धीरे जो है लुप्त हो रहा है। तो इसे बचाने के लिए मणिपुर सरकार ने क्या किया है कि विभिन्न संगठनों और संघों के साथ समझौता किया है। तो न्यूज ये था कि मणिपुर सरकार ने मणिपुर पोनी या मैतेई सागोल, देखिए इसे जो है मैतेई सागोल के नाम से भी जानते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, जो कि एक प्रसिद्ध अश्व या घोड़ा है, को इतिहास के पन्नों में लुप्त होने से बचाने के लिए विभिन्न संगठनों और संघों के साथ हाथ मिलाया है। बता दें कि ये भारत की 7 मान्यता प्राप्त घोड़े और टट्टू नस्लों में से एक हैं। अब जो अन्य जो 6 हैं वो कौन कौन से हैं? मारवाड़ी घोड़ा है, कठियावाड़ी घोड़ा है, जास्करी घोड़ा है, स्पीति घोड़ा है, भूटिया घोड़ा है और कच्छी सिंधी घोड़ा जो है, ये 7 मान्यता प्राप्त घोड़े भारत में हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। मणिपुर सरकार वर्ष 2013 में मणिपुर टट्टू को लुप्त प्राय नस्ल घोषित किया था। इसको आपको ध्यान रखना होगा। मणिपुर टट्टू के संरक्षण के लिए वर्ष 2016 में मणिपुरी टट्टू संरक्षण और विकास नीति तैयार की गई थी और इस नस्ल को मूल पोलो टट्टू माना जाता है, क्योंकि आधुनिक पोलो मणिपुर के पारंपरिक सागोल कांगजेई खेल से लिया गया है। तो अगर आपको एग्जामिनेशन हॉल में पूछे कि सगोल कांगजेई खेल का संबंध किस राज्य से है, तो आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि उसका संबंध जो है मणिपुर से है। और मणिपुर वैसे भी जो है पिछले साल से लगातार जो है चर्चा का केंद्र बना हुआ है। तो जितने भी फैक्ट आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल रहे हैं उसको आप इसका अलग तैयार करके रखे रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, आइबेरियन लिंक्स ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज ये है कि स्पेनिश सरकार ने हाल ही में घोषणा किया है कि स्पेन और पुर्तगाल के जंगलों में लुप्त प्राय आइबेरियन लिंक्स की आबादी वर्ष 2020 के बाद लगभग दोगुनी हो गई है। तो आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि स्पेन और पुर्तगाल में आइबेरियन लिंक्स जो है ये ज्यादातर पाए गए हैं, जो अभी तक की जिनकी आबादी जो है दुगनी हुई है। आइबेरियन लिंक्स यूरोप की मूल निवासी मांसाहारी प्रजातियों में से एक है। यह विश्व की सबसे लुप्त प्राय बिल्ली प्रजाति के रूप में प्रसिद्ध है, जिसकी विशेषता इसके विशिष्ट नुकीले कान, लंबे पैर और तेंदुओं जैसे धब्बेदार फर है। IUCN की रेड लिस्ट में लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत आइबेरियन लिंक्स को साइट्स के परिशिष्ट 2 के तहत भी सूचीबद्ध किया गया है। इसको भी आपको ध्यान रखना रहेगा। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा कि आइबेरियन लिंक्स जो है ज्यादातर कहां पे पाए जाते हैं, ये आपके यूरोप के मूल निवासी हैं। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन। ये क्या है, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज ये है कि वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने हाल ही में कहा है कि उसने बीमारी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई के हिस्से के रूप में अफ्रीका को R21 मैट्रिक्स मलेरिया वैक्सीन निर्यात करना शुरू कर दिया है। अब चूंकि अफ्रीका कंटिनेंट को कर रहा है, और मैं कई बार कह चुका हूं कि अफ्रीका कंटिनेंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका एग्जाम्पल आपने 11 फरवरी के एग्जाम में देखा ही होगा। तो अब इसके बारे में हम डिटेल में जान लें कि ये न्यूज से संबंधित और कौन कौन से फैक्ट हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। तो जब यहाँ पे R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन के बारे में बात हो रही है, तो ये जान ले कि यह बच्चों में मलेरिया की रोकथाम के लिए स्वीकृति का एक नया टीका है। RTS-AS01 वैक्सीन के बाद WHO द्वारा अनुशंसित दूसरा मलेरिया वैक्सीन है, जिसे 2021 में WHO की सिफारिश मिली थी। इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। मलेरिया परजीवियों के कारण होने वाली एक जानलेवा बीमारी है, जो संक्रमित मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से लोगों में फैलती है। तो मलेरिया किससे फैलती है? संक्रमित मादा मच्छर है जिसका नाम है एनोफिलिस। ये आप ध्यान रखेंगे। मलेरिया का सबसे गंभीर रूप जो कोमा में बदल सकता है, सेरेब्रल मलेरिया के रूप में जाना जाता है। ये भी एक फैक्ट है, इसको भी आप लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखे रहेंगे। तो ये रहा R21 न्यूज में क्यों था इसके बारे में।
अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिडबी के बारे में कि ये इससे संबंधित क्या न्यूज थी जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो न्यूज ये है कि एयरबस हेलीकॉप्टर्स और सिडबी ने हाल ही में भारत में एयरबस के हेलीकॉप्टरों की खरीद के वित्त पोषण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ये समझौता भी हाल ही में हुआ है। तो वित्त पोषण के लिए सिडबी ने एयरबस हेलीकॉप्टर से समझौता किया है। तो जब यहां पे सिडबी आ रहा है तो इसके बारे में कुछ फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में पहले भी पूछे गए हैं, उसका हम रिवीजन कर लेते हैं। बता दें कि सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत की गई थी और इसका मुख्यालय जो है लखनऊ में है और इसीलिए यह हमारे एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। इसका उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र के प्रचार, वित्त पोषण और विकास के साथ साथ समान गतिविधियों में लगे संस्थानों के कार्यों के समन्वय के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करना है और इसे शुरुआत में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी कि आईडीबीआई के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में शामिल किया था। इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। तो ये रहा सिडबी न्यूज में क्यों बना हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं स्कारबोरो शोल के बारे में कि ये क्या है, ये न्यूज में क्यों बना था। तो न्यूज ये है कि फिलीपींस ने हाल ही में स्कारबोरो शोल को अंतरराष्ट्रीय जांच के लिए चीन को चुनौती दे दी है कि चीन जो है सामने आए कि स्कारबोरो शोल में जो है पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, उसके जांच के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जांच के लिए फिलीपींस ने चीन को चुनौती दी है क्योंकि उसने बीजिंग पर शोल के समुद्री पर्यावरण को नष्ट करने का आरोप लगाया था। तो इसके बारे में कुछ डिटेल है वो हम लोग जान लेते हैं। मनीला और बीजिंग के बीच दक्षिण चीन सागर में समुद्री तनाव बढ़ रहा है और फिलीपींस ने चीन पर पानी की बौछार करने और विवादित शोल और रीफ के माध्यम से आवाजाही में बाधा डालने का आरोप लगाया है। दक्षिणी चीन सागर वैसे भी करंट अफेयर में बना रहता है, तो उससे संबंधित कौन कौन से देश हैं जिनके बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, वो अगर आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। स्कारबोरो शोल अंग्रेजी में स्कारबोरो रीफ के नाम से भी जाना जाता है। फिलीपींस से लगभग 200 किलोमीटर की दूर पर स्थित दक्षिण चीन सागर में छोटी चट्टानों और द्वीपों की एक श्रृंखला है जो त्रिकोण आकार में बनी हुई है। भूगोल के आधार पर फिलीपींस इस क्षेत्र पर दावा करता है क्योंकि यह फिलीपींस के मुख्य द्वीप लुजोन के काफी करीब है जिसमें राजधानी मनीला भी शामिल है, लेकिन चीन 500 मील से अधिक की दूरी पर स्थित है। इसको आप मैप पे देखेंगे तो ये जो रेड वाला पार्ट है ये आपका स्कारबोरो शोल है जो कि मनीला से ज्यादा पास है। आप देखेंगे चीन से इसकी दूरी जो है लगभग 500 मील की दूरी पे है। तो इस और चीन इस पे दावा भी करता है जबकि फिलीपींस से केवल ये 200 मील की दूरी पे है और इस पे जो है पर्यावरणीय जो हानि हो रही है उसी को लेकर फिलीपींस ने जो है अंतरराष्ट्रीय जांच करने के लिए इस पे जो है दावा कर रहा है। तो ये तो रहा स्कारबोरो शोल न्यूज में क्यों बना हुआ था। और साथ ही साथ जब यहाँ पे दक्षिणी चीनी सागर की बात हो रही है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि दक्षिणी चीनी सागर से कौन कौन से सटे हुए देश हैं। कई बार इस पे रिवीजन करवा दिया हूं, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं पिग बचरिंग स्कैम। ये क्या है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्कैम है जो कि लगातार मेरे भी ग्रुप में जो है इस पे कोई एक मेंबर जुड़ जाता है किसी जो है मतलब कि अननोन नंबर से जो कि बाहर के देशों से होता है और फिर वो लिंक पे लिंक जो है लगातार भेजता रहता है। तो बिग बचरिंग स्कैम इसको कहते हैं। आइए जानते हैं कि ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। पिग बचरिंग स्कैम जो है नामक एक ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी भारत सहित दुनिया भर में बढ़ रही है। इसे शाह झू पैन घोटाले के रूप में भी जाना जाता है जो एक प्रकार का ऑनलाइन निवेश धोखाधड़ी है जिसमें धोखाधड़ी वाले निवेश योजनाओं में पीड़ितों को लुभाने के लिए नकली ऑनलाइन व्यक्तित्व बनाने वाले घोटालेबाज शामिल होते हैं। यह सब होस्ट द्वारा सोशल मीडिया, डेटिंग ऐप या भ्रामक संदेशों के माध्यम से लोगों से ऑनलाइन संपर्क करने से शुरू होता है और जब एक बार उन्हें लक्ष्य मिल जाता है जिसे वो पिग के रूप में जानते हैं तो मेजबान दोस्ती का झूठा दावा जो है ये स्थापित करता है और उन्हें क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो जब जैसे जैसे आप उसकी बातों में आते जाएंगे तो वैसे वैसे वो आपसे पैसा जो है निकालता रहेगा। तो एक समय पे काफी ज्यादा लॉस हो जाता है। तो इसी को जो है पिग बचरिंग स्कैम का नाम दिया गया है, ये भी आप लोग ध्यान रखें। तो ये तो रहा पिग बचरिंग स्कैम न्यूज में क्यों था। अब हम बात कर लेते हैं विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट 2024। ये क्या है, ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। अब चूंकि ये विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट है तो ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो
तो न्यूज ये है कि ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने हाल ही में विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 का तीसरा संस्करण जारी किया है। रिपोर्ट में 2015 से 21 तक वन्यजीव तस्करी के वैश्विक डेटा और रुझानों का विश्लेषण किया गया है। इसमें पाया गया है कि 162 देशों में जंगली जानवरों और पौधों की प्रजातियों की जब्ती दर्ज की गई है। गैंडे की सींग का अवैध व्यापार अवैध पशु व्यापार हिस्सेदारी जो है सर्वाधिक है, यानी कि सर्वाधिक जो वैश्विक स्तर पर अवैध पशु व्यापार होता है उसमें गैंडे का सींग शामिल है। इसके बाद पेंगोलिन के स्केल, हाथी के दांत का 15% स्थान है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अवैध रूप से व्यापार किए जाने वाले प्रमुख पौधों में देवदार और मोहगनी, होली ट्री की लकड़ियों और गुआकम जैसे अन्य स्पैडेल्स मिलकर 47% की भागीदारी के साथ सबसे बड़ी बाजार हिस्सेदारी का निर्माण करते हैं और इसके बाद 35% हिस्सेदारी शीशम तथा 13% हिस्सेदारी अगरवुड और अन्य मार्यल्टेल्स की रही है। वस्तुओं के प्रवाल के टुकड़े सबसे अधिक पाए गए हैं और वर्ष 2015-16 के दौरान सभी जब्ती में 16% जो है वस्तुओं के प्रवाल टुकड़े जो जिन्हें आप कोरल पीस के नाम से जानते हैं वो शामिल हैं। वर्ष 2024 में यूएनओडीसी ने एसडीजी लक्ष्य 15.7 पर प्रगति को ट्रैक करने के लिए नया संकेतक पेश किया है, जिसका उद्देश्य वन्य जीव तस्करी को रोकना है। अब देखिए यहाँ पे जब एसडीजी की इस रिपोर्ट में बात हो रही है तो आपको पता भी होगा कि एसडीजी जो है अगर आप पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं तो इससे कितनी बार प्रश्न आया है। 17 गोल्स हैं, वो 17 के 17 आपको एकदम फिंगर टिप पे याद होने चाहिए। तो अगर आपको 17 याद हैं तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में उसको जरूर मेंशन करें। अब जब बात यहाँ पे यूएनओडीसी की हो रही थी ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की, तो एक बार इसका हम रिवीजन कर लेते हैं। बता दें कि इसकी स्थापना दवा नियंत्रण और अपराध निवारण कार्यालय के रूप में वर्ष 1997 में की गई थी और वर्ष 2002 में इसका नाम बदलकर यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम अर्थात ड्रग और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय कर दिया गया। यह संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नियंत्रण कार्यक्रम और वियना में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के अपराध रोकथाम और आपराधिक न्याय प्रभाग को मिलाकर ड्रग नियंत्रण और अपराध रोकथाम कार्यालय के रूप में कार्य करता है। तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि यूएनओडीसी की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1997 में। यह आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अभी हाल ही में विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट जो है इसके द्वारा जारी किया गया है। तो किसने जारी किया है? यूएनओडीसी ने। ये भी आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे। तो ये तो रहा दोस्तों आज 22 मई का करंट अफेयर कंप्लीट, जहां से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से फैक्ट हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए यहां पे मैंने उसको मेंशन कर दिया है। तो अगर सेशन आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा है तो हमारे चैनल पे बने रहिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ जो है जरूर शेयर करें। और जितने भी यहाँ पे मैं कुछ डाउट या तो प्रश्न पूछता हूं आप लोग उसका कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दिया करें, क्योंकि इससे बढ़िया जो है रिवीजन का मौका नहीं मिलता है। केवल 10 से 15 मिनट का करंट अफेयर रहता है और कभी कभी अगर 2 से 3 दिन का हो जाता है तो वो बढ़कर टाइमिंग जो है आपका 30 से 40 मिनट का हो जाता है। तो सोचिए केवल 10 से 15 मिनट अगर आपको रिवीजन करने के लिए मिल रहा है तो आप क्यों मौका गंवा रहे हैं। और साथ ही जैसा मैं कहते आया हूं कि अपने नोट्स करंट अफेयर पे बनाते चलिए, क्योंकि यही आपके लिए लाभदायक होंगे। पीडीएफ जो है कभी भी लाभदायक नहीं होता है। जब तक आप कलम नहीं उठाएंगे तब तक आपको जो है एग्जामिनेशन हॉल में उससे सहायता नहीं मिलने वाली है जो आप पढ़ने वाले हैं। क्योंकि कलम एक ऐसी चीज है जब आप लिखते हैं और आप आंखों से देखते हैं और मुंह से बोलते हैं, तो ये तीनों चीज जब आपकी इंद्रियां काम करती हैं तो वो काफी देर तक आपके दिमाग में स्टोर रहता है। तो ये आज के टॉपिक थे, आपने कंप्लीट कर लिया इसको बहुत ही कम समय में। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।